सीमा पर है। हम लोग सब घरों में बैठे हुए हैं, मानो एक तरह की कैद हो गई है। उस परिस्थिति में तेरापंथ नेशनल फोरम ने सर्वप्रथम स्पंदन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। उसकी अपार सफलता को देखते हुए हमारे कुछ साथियों के मन में एक प्रश्न आया कि आज के समय में जब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ रही है, उन्हें अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लॉकआउट के बाद क्या होगा, कैसे हमारे बिजनेसेस रहेंगे, क्या हमारे सामने असुविधाएं आने वाली है, हम कैसे अपने लोगों की तनख्वाह को चुका पाएंगे, कैसे हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाएंगे। ये सारी समस्या को देखते हुए हम टीपीएफ के कुछ साथियों ने डिस्कशन किया और मैं आभार प्रदर्शित करूंगा निर्मल जी और उनकी पूरी टीम के प्रति कि उन्होंने तत्काल इस कार्यक्रम को स्वीकृति देकर एक रूप बनाया और आज उस श्रृंखला में हम सबसे पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सौभाग्य से आचार्य महाप्रज्ञ की महाप्रयाण दिवस की 11वीं पुण्यतिथि। शायद आप सबको ध्यान में होगा कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की स्थापना आचार्य महाप्रज्ञ के कार्यकाल में हुई और आज हम उनको 11वीं पुण्यतिथि पर सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा जुड़े हुए हैं। मैं उनसे करूंगा कि एक बार वो वेलकम स्पीच दें और हमारे संजय जी पुगलिया का भी स्वागत करें और उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। निर्मल जी कोटेचा, मेरी आवाज आ रही हो तो आप प्लीज बोले। सभी से जय जिनेन्द्र। आज तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के शिखर स्वर कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए एक सौभाग्य जुड़ा हुआ है कि आज का यह कार्यक्रम हम उस दिन शुरू कर रहे हैं जिस दिन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जन्मदाता तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता महामना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 11वां पुण्यतिथि आज है। मैं सर्वप्रथम उस महान तपस्वी, उस महान योगी को तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से, अपनी ओर से और आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री संजय जी पुगलिया, जो आज हमारे देश के एक मीडिया जगत में जानी मानी हस्ती है, हमारे बीच अपने विचारों को लेकर उपस्थित होंगे। मैं आपका विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं संजय जी। और ये जो कार्यक्रम की आयोजना हुई है, हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जो पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और इस आयोजना में भाई श्री विजय जी चोपड़ा दिल्ली, जो हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने काफी श्रम करके और इस आयोजना को, इस कार्यक्रम को एक रूप दिया है। मैं जितनी भी हमारी टीम इसमें काम कर रही है उनका स्वागत करता हूं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इसमें उपस्थित है, फेसबुक पर उपस्थित है, मैं सभी का तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये एक समय जो कोरोना वायरस से है संक्रमित और ये लॉकडाउन का पीरियड, इसमें हम अपने तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का यह उद्देश्य रहा है कि हम अपना ज्ञान, अपने अध्यात्म को और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं, अपना विकास करें और इस समय का उपयोग करें। पुनः आप सभी का स्वागत करता हुआ ओम अरहम। बहुत बहुत आभार निर्मल जी। और अब हम आज के विषय में आ रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में उत्साह का संचार। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ, हमारे एक अनुरोध पर, श्रीमान संजय जी पुगलिया, जो कि मीडिया जगत में एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम है, जिन्होंने जब शायद समय आपको याद होगा, दूरदर्शन का जमाना था और आज तक पर केवल 15 मिनट का न्यूज आता था, उस न्यूज को संचालित करते थे हमारे संजय जी पुगलिया। हमें बड़ा फक्र है कि वो हमारे समाज से हैं, डूंगरगढ़ निवासी हैं संजय पुगलिया जी। उसके बाद जी न्यूज, स्टार न्यूज और सीएनबीसी आवाज पर अपनी आवाज से पूरे दुनिया को अपनी बात का लोहा मनवा चुके हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे एक छोटे से आग्रह को तुरंत स्वीकार किया। उन्हें बताया कि हमारे समाज के मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, जो बहुत ज्यादा बड़े व्यापारियों में नहीं आते, उनके सामने जो आने वाला समय बड़ा नकारात्मकता से भरा हुआ दिख रहा है। हम रोजाना उनसे बात करते हैं तो उनके मन में एक भय है।
तो आप कुछ इस तरह की उनमें ऊर्जा का संचार करें कि उन लोगों में कुछ उत्साह आए, क्योंकि उत्साह ऐसी चीज है जिससे बहुत सी चीजों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। महाप्रज्ञा जी की एक छोटी सी कहानी से मैं उसके बाद संजय जी को निवेदन करूंगा। महाप्रज्ञा जी एक छोटी कहानी कहा करते थे कि एक बार एक राजा के ऊपर अटैक हो गया। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और पूछा कि सामने वाले राजा अटैक करने की तैयारी में हमें क्या करना चाहिए। सेनापति ने तुरंत कहा कि महाराज, हमारी सेना के अंदर 500 सिपाही हैं, उनके पास 1000 सिपाही है, हम लड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी तलवार को रख दिया। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा ने परेशान होते हुए लोगों से बातचीत शुरू की। उन्हें एक मुनि मिला, साधु मिला। साधु ने कहा, मैं आपका सेनापति बनूंगा, आप चिंता नहीं करें, हम जीतेंगे। राजा ने उस साधु को पूछा कि आप घोड़ा चलाना जानते हैं, आप अस्त्र चलाना जानते हैं? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं आपका सेनापति बनूंगा, आप निश्चिंत रहे। राजा को कॉन्फिडेंस आया। राजा ने उसे सेनापति नियुक्त कर दिया। अगले दिन हर हर महादेव के नारे के साथ सेना ने कूच किया। जैसे ही राज्य सीमा पार कर रहे थे, एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। मंदिर पर सेनापति ने रोका सब सेना को और कहा, मैं 2 मिनट मंदिर की पूजा करके आता हूँ। पूजा करने वो मंदिर में जाता है और आकर के सबको कहता है कि मैंने आज देवी से ये वरदान मांगा है कि यदि रात को यहाँ से लाइटें जलनी शुरू हो गई तो ये संकेत है कि हम युद्ध अवश्य जीतेंगे, और यदि लाइटों का संकेत नहीं आया तो आप समझ लीजिए युद्ध करने नहीं जाएंगे। शाम तक का इंतजार किया गया। शाम को देखा कि धड़ाधड़ लाइटें आनी शुरू हो गई है मंदिर से। लोगों को उन्होंने कहा कि देखिए, मंदिर से लाइट आनी शुरू हो गई है, देवी का चमत्कार हो गया है, अब हमें कूच करना चाहिए। और देखते देखते महादेव के नारों के साथ फिर सेना ने कूच कर दिया और 4 दिन के घमासान युद्ध के बाद उस सेना ने विजय प्राप्त की। बात यही समाप्त नहीं हो रही है। जैसे ही वो सेना विजय करके आ रही थी और वापस उसी पहाड़ी के मंदिर से जा रही थी, तो राजा ने कहा कि हमें उस देवी का धन्यवाद करना चाहिए। तो उस साधु महात्मा ने कहा, नहीं, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह थी कि मैं दिन में गया था, मैं वहां एक दिया जलाकर आ गया। चूंकि दिन में सूर्य की रोशनी थी, दिया दिखा नहीं, और जैसे ही रात हुई वो दिया दिख गया। ये लगा कि आपके लोगों में उत्साह कम हो गया है। मैंने केवल एक उत्साह संचार भरने का काम किया और वो उत्साह संचार मैंने कर दिया और आज सब हम जीत कर आ गए। मैं यही चाहता हूं कि हमारे संजय पुगलिया जी, जिन्हें पूरे विश्व के आर्थिक, पर्यावरण, सब चीजों का पूरा नॉलेज है, कि आज हमारे उन सभी व्यापारिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग और सर्विस क्लास के लोगों को ऐसी ऊर्जा का संचार करे कि वो सभी इस बात को मानने लग जाएं कि माना कि ये कुछ बुरा समय है, लेकिन ये बहुत लंबा समय नहीं है, फिर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगे हमारे पास होंगे। अब मैं बिना कोई बात गवाए श्री संजय जी से निवेदन करूंगा। संजय पुगलिया जी, प्लीज आप शुरू करें। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे इनवाइट किया। आप बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, शुरू कीजिए आप। हेलो, हाँ बोलिए संजय जी, आ रही है आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, जी बिल्कुल, मैं कह रहा था आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और बहुत फुल है, तो ये अच्छी चीज है। और इस तरह की बातचीत हम क्या, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे इस पूरे ग्रुप को करते रहना चाहिए। अपने बारे में बता दूं कि देखिए, मैं मूल रूप से जर्नलिस्ट हूं, इसलिए मेरा जो विषय है वो बड़ा लिमिटेड सा विषय है। लेकिन जो घर परिवार में अभी सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जिस तरह के इश्यूज हैं, उसको लेकर के जरूर हम लोगों को बातें करनी चाहिए। तो मुझे चूंकि आपने थोड़ा सा अध्यात्म का, उत्साह का और काम कैसे करें, हेल्थ के सभी इश्यूज पर बातचीत करने को कहा है, तो मैं अपनी जो मेरी मूल बातें हैं, जो मैसेजिंग है, उस पर आने के पहले बस छोटा सा एक पर्सपेक्टिव शेयर कर लेते हैं कि अभी तक चल क्या रहा है। उसमें यह है कि जैसा हुआ था शुरू में, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हर दिन हम लोग जो इन्फेक्शन के नंबर आ रहे थे, फिर जो डेथ के नंबर आ रहे थे, उसको हम लोग बड़ी क्लोजली देख रहे थे और हर दिन थोड़ी चिंता बढ़ रही थी। तो बीच में बहुत एंग्जाइटी बढ़ी, यहाँ भी आ गया, वहां भी आ गया, सब जगह केसेस आ गए। उसके बाद हमने देखा कि अब कुछ हम दूसरे विषयों पर सोचने लग गए हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि अब उन नंबरों को मिनट मिनट, घंटे घंटे नहीं देख रहे हैं, दिन में 1-2 बार देख लिया। शायद आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ अनुभव रहा होगा। जब आगे चर्चा होगी तो सवाल जवाब में भी कुछ बातें हम लेने की कोशिश करेंगे। तो वो माइंड जो है ना, अपने हिसाब से वर्क करता है। जब पहली बार आपके सामने एक चीज आई है, अननोन है, किसी को कुछ पता नहीं है, तरह तरह की एंजाइटी है, हर कदम पे डर लग रहा है, फिर धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना से संबंधित न्यूज को कम कंज्यूम कर रहे हैं। अपना खाना पीना, सोना, घर में एंटरटेन करना,
दोस्तों से बात करना, कारोबार को चालू करने के लिए क्या खबरें आ रही हैं और अगर वो हो गया तो उसको कैसे शुरू करेंगे, इसकी तैयारी, इन सारी बातों पर ध्यान जा रहा है। आप लोगों के कारोबार में सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता होगा कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाए, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा है कि हम लोग ऑलमोस्ट 99% वर्क फ्रॉम होम मोड में चल रहे हैं। कठिनाई हो रही है, लेकिन आराम से हम काम कर पा रहे हैं। तो भला हो टेक्नोलॉजी का जो हम लोगों को ये अलाउ कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इस वक्त ये टेक्नोलॉजी हम लोगों का पूरा साथ दे रही है, तो देश पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है। अब लॉकडाउन बढ़ा है, 3 मई की डेट सामने है। अगर इन्फेक्शन कर्व थोड़ा कंटेन रहा, तब तो हो सकता है कि उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुले, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में नहीं खुलेगा, वहां और वक्त लगेगा, बाकी जगह खुल जाएगा। 20 तारीख के बाद काफी कुछ एक्टिविटी चालू हो जाएगी। मेरा मानना है कि 20, 25, 30% एक्टिविटी चालू होगी, लेकिन हाँ, सर्टेन म्युनिसिपल एरिया में वो सब भी चालू नहीं हो पाएगी। कॉर्पोरेशन एरिया, रूरल एरिया में हो पाएगी। से तमाम लोग चूंकि म्युनिसिपल एरिया में है, तो हम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। पॉसिबल ये मामला मई तक चला जाए, पूरे महीने तक, और उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मलसी की तरफ लौटें। लेकिन वो रिटर्न भी हमारा बड़ा स्लो होने वाला है, जल्दी नहीं होने वाला है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पेशेंस के बिना तो कोई गुजारा नहीं है, और बिना मतलब अपना डे टू डे बेसिस पे बेचैनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर इसकी काट है तो एक काट है जिस पर कि हम लोग बातें बहुत सुनते आए हैं, अपने साधु साध्वियों से सुनते रहते हैं, घर में बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, लेकिन जिसका हम पालन नहीं कर पाते, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ह्यूमन माइंड है ना, सबसे खराब चीज यही है, और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो ये है कि ये फियर जो है, ये अननोन है, अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें हम अगर फियर में फंस गए तो हमारा नुकसान होने वाला है, और उसके लिए फिर हमको दूसरों के सामने इलाज नहीं ढूंढना चाहिए कि कोई सरकारें क्या कर देंगी, कोई देश क्या कर देगा, कोई डॉक्टर क्या कर देगा, और ये मामला कब कंट्रोल में आएगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कब जाके ठीक होगा। ये सब दुनिया जहान के प्रॉब्लम है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इस फियर को एड्रेस करने की कोशिश करें कि ये डर है क्यों। और सबसे बढ़िया लिबरेटिंग फीलिंग एक ही चीज से आती है, वो है कि आप अपना फियर छोड़ दें। ये बड़ा मुश्किल है, मुझे मालूम है, लेकिन एक बार उस मुकाम को आपने छू लिया, उसके बाद जो लिबरेटेड थॉट है, जो फ्री थिंकिंग है, वो जिस तरीके से फ्लो होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। और फियर किस चीज का है? इसमें वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जरा इसका हिसाब लगाइए कि 20% लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और जो टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें से 4-5% लोग बड़े सीरियस पेशेंट होते हैं, और उनमें से कुछ लोगों की मौत होती है। जो नेट नंबर है वो करीबन कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5% के नंबर का है। लेकिन 95% लोग तो ठीक है ना। हम सब लोग जो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, हम लोग तो सब ठीक है ना। अब इसमें इस डर में रहना कि जिंदगी पर बंद तो नहीं आएगी, मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी, कहीं से वायरस मेरे पास तो नहीं पहुंच जाएगा, इस फियर में रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस वायरस को दूर रखना भी देश, सरकार, दुनिया, हॉस्पिटल किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे इंडिविजुअल के हाथ में है। अगर वो 3-4 चीजें जो अब सब सुन चुके हैं उसको हम लोग फॉलो करते रहे, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड आप हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित आप हैं, और कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सेकेंड चिंता आती है कि इमीडिएट कंसर्न बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि मैं जिस बिजनेस में हूं उसमें तो 80% इंपैक्ट आ गया है, 90% इंपैक्ट आ गया है, 50% इंपैक्ट आ गया है। जब चालू होगा उसके बाद भी इंपैक्ट बना रहेगा, ये जरूर एक समस्या है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, इस हार्डशिप का हमारे पास अभी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये टाइमलाइन तो वायरस डिसाइड कर रहा है, इंसान नहीं कर पा रहा है डिसाइड इसको। ऐसे में हम लोगों को पेशेंस रखना होगा, कैश कंजर्व करना पड़ेगा। जितना बिजनेस हम चला पाएंगे, जितनी परमिशन हमको मिलेंगी, सर्विस वाला धंधा हो, ट्रेड वाला धंधा हो, इंडस्ट्री हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उस पर हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और बिना कोई भी सेफ्टी रूल का, सरकार बोले ना बोले, उससे ज्यादा हमारा काम है कि सेफ्टी रूल का हम ध्यान रखें, ना सिर्फ अपने लिए, परिवार के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, अपने एक एक वर्कर के लिए, और जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए। बड़ा टेढ़ा काम है। कोशिश करना चाहिए कि कितना हम वर्क फ्रॉम होम अपने अपने धंधों में लागू कर सकते हैं। जितना वर्क फ्रॉम होम करते हैं उतना आप रिस्क मिनिमाइज करते हैं उतने लोगों का। उसके बाद जो बिजनेस के लिए जाना जरूरी है और जहां फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जरूरी है ही, वहां पर आप किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लेते हैं और उसका पालन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, अपने कंट्रोल में है।
अब रहा सवाल कि जब बिजनेस की इतनी बुरी हालत है, इकोनॉमी नहीं चलेगी, बेरोजगारी हो जाएगी, गजब हो जाएगा, इसके लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? सरकार अपने हिसाब से कर रही होगी। दुनिया भर में इस क्राइसिस में जो अमीर देश हैं, उन्होंने जोर से तत्काल खूब बेल आउट पैकेज दिए हैं, रिलीफ दे दिया। और मेन रिलीफ क्या है कि धंधा बंद है, कैश फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसको लोन की लाइन दे दो और उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। हम कोई उधार नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई दुनिया में देश हैं जो उधार दे रहे हैं, फ्री कैश दे रहे हैं। आपका रोजगार गया, $1000, 2400 पाउंड आप हमसे लेकर के चले जाइए। हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक ही चीज अफोर्ड कर सकते हैं कि गरीब को सबसे पहले खाना, और उसके बाद एमएसएमई के जो लोग हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी का 60-70% चलाते हैं, इनको लिक्विडिटी क्रंच ना हो और इनको कुछ और सहूलियत चाहिए तो वो हम दे पाए। उसमें हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन भी सबको मालूम है। वो मिलना चाहिए बड़े पैमाने पर एक मुश्त, वो आएगा टुकड़े टुकड़े में आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। इसलिए हमको इस मामले में भी, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, कि छोटे धंधे के बारे में तो यार सब शर्त खत्म करो, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, वो आप दे दो। ये मत करो कि बैंकों के पास जाओगे, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको वो ऑप्शन देने के लिए तैयार है कि नहीं है, आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट आपकी जरूरत है तो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। रेंट के लिए अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है और मकान मालिक नहीं मान रहा है तो क्या उसके लिए कोई अलग क्रेडिट लाइन चालू हो सकती है? अगेन, जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं सारे लोग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सरकार के पास भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कर ही रहे हैं, बड़े इंडस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रिस्पांस इसमें पहले लाइफ बचाने पर ज्यादा हो गया है। मेरा पॉइंट शुरू से यही था, जो मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, कि लाइफ और लाइवलीहुड और इकोनॉमी, तीनों काम एक साथ हो सकता है। सरकारें इसीलिए बनी होती हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक काम पहले एक काम बाद में, और उसमें लाइफ को बचाने की प्रायोरिटी हमारी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक डिसरप्शन पर हम लोग तेजी से काम नहीं कर सकें। हो क्या रहा है कि जिस स्पीड से होना चाहिए उसमें 2-3 हफ्ते का फर्क पड़ रहा है। सरकार का रिस्पांस, सभी सरकारों का, अगर आ भी रहा है तो वो 2-3 हफ्ते लेट से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसिंग और जल्दी शुरू कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अस्पताल और इक्विपमेंट और जल्दी आ सकते थे। लेकिन वो हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, पॉसिबल नहीं है। वो सब अपनी जगह हो रहा होगा। अब उन चीजों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपना इस वक्त का रिएक्शन। और अंधेरे से, घबराने से, कंफ्यूज्ड होने से, एंजाइटी अटैक में रहने से कोई फायदा इसका है नहीं। क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आपके हाथ में गाड़ी है लेकिन सामने विजिबिलिटी नहीं है, तो स्टीयरिंग पर अगर पकड़ भी है, एक्सीलेटर पर पैर भी है, तो कितनी दूर चलाऊं, कैसे चलाऊं, इसका आइडिया नहीं है। उसी का जवाब मैंने देने की कोशिश की कि सब लोगों के बिजनेस रीमॉडल होंगे, आगे चल के उस पर बात करते हैं। सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलने जा रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। कुछ बिजनेसेस खत्म होंगे लंबे समय के लिए, कुछ बिजनेसेस चालू होंगे और वो नए किस्म की अपॉर्चुनिटीज होगी। हम लोगों में क्या होता है, आमतौर पर मैंने टेंडेंसी देखी है कि एक ने ये बिजनेस किया तो मैं भी वही कर लूं, मैं भी वही कर लूं, मैं भी वही कर लूं। हम कॉपी बहुत करते हैं और जो नीड क्रिएट होती है उसको पकड़ने में देर लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हेल्थ, फार्मा, हाइजीन, इसके अलावा फूड, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इसके अलावा किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों पर हिंदुस्तान में जोर बढ़ेगा। ये सब प्रॉब्लम सब सॉल्व करके बैठे हैं दूसरे देश। कोशिश ये है कि हम उसको अडॉप्ट कितनी जल्दी करते हैं, उसमें हम शायद देर हो गए। अभी देखिए ये हो गया ना, जूम पर अभी हम लोग सैकड़ों लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। इसके पहले शायद हमने जूम, स्काइप और माइक्रोसॉफ्ट टीम या जो भी है, अपने व्हाट्सएप और बेसिक मोबाइल और मैसेज के अलावा और कुछ यूट्यूब के अलावा, फेसबुक, ट्विटर के अलावा हम क्या यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिटी डिस्कशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को थ्रो करेगा। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज बड़े पैमाने पर बदलनी पड़ेंगी कि कहां पैसा लगाए जहां जल्दी से रोजगार क्रिएट हो पाए। ये भी नो ब्रेनर है, सबको मालूम है कि एमएसएमई को पहले करना है, कंस्ट्रक्शन को उसके बाद जल्दी से करना है, हेल्थ पे करना है, हाउसिंग पे करना है, फिर एजुकेशन को ठीक लेकर के आना है। सरकार के पास पैसे हैं नहीं, ये एक दूसरा इशू है। उस पर हम लोग, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बात करूंगा, हम उधर डिटेल में नहीं जाते। हम लोग फोकस करते हैं कि हम अपने को कैसे मैनेज करें। अपने को मैनेज करने में, जैसा मैंने कहने की कोशिश की, कि ये डर नाम की जो चिड़िया है ना, इसको एक दिन बैठ करके आप अगर कन्फ्रंट कर लेंगे और कहेंगे कि जितना डर मुझे लग रहा है
शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, उतनी ही संभावना, उतनी ही प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होने की भी है ना। मेरे भी मन में, मैं देखिए 17 मार्च से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। सरकारें आई 22 मार्च, 25 मार्च, और उसके बाद मैं 17 मार्च से हमारी पूरी कंपनी हम लोग वर्क फ्रॉम होम में चले गए। हमको मार्च के सेकेंड वीक में दिख गया था कि ये हम लोगों को अब तैयारी करनी पड़ेगी। मार्च के पहले हफ्ते से नंबर आना शुरू हो गए थे। शुरू का हफ्ता हम सब लोगों का एंजाइटी में गया, काम कैसे होगा, क्या होगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी तो सैलरी कट करने पर सोचना पड़ेगा, दूसरे खर्चे बचाने पड़ेंगे। अब जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जितनी बड़ी रियल एस्टेट का शायद हमको उसकी जरूरत, उसका थोड़ा लेना पड़ेगा। ये सारे सेक्टर में सारी कंपनियों के साथ हो रहा है। तो उन सब एंजाइटी से जब आप निकले, थोड़ा स्टेबलाइज हुए, तो फिर कोरोना के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने में एक हफ्ता निकला। फिर थोड़ा हेल्थ और दोस्तों को और एक दूसरे को जो ज्यादा नर्वस है उससे बात करने में, उसको समझाने में निकला होगा आप सब लोगों का। अब आकर के हम लोग सोच रहे हैं, तीसरा चौथा हफ्ता हो गया, जब सोच रहे हैं भाई आगे क्या। आगे क्या में ये है कि रीएडजस्टमेंट है, टोटली रीवर्क करना पड़ेगा, रीपर्पस करना पड़ेगा अपनी लाइफ को भी, अपने बिजनेस को भी, और नए बिजनेसेस को देखना पड़ेगा, और पुराने बिजनेस में कितनी संभावना है इसका असेसमेंट करके पक्का कॉल लेना पड़ेगा। कुछ बिजनेसेस तो जो है अभी साल 2 साल के लिए उठ नहीं पाएंगे, और उस पर मेरा जो सोचना बड़ा सिंपल है। मेरा जो सोचना है वो मैं बता दूं, ये सारा जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, उसी बेसिस पर है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लोग कह रहे हैं ना, ये दवा बना लो, मलेरिया की वो खा लो, ये सब तो एक कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट है। जब आप डिस्परेट होते हैं तो हर नुस्खा अपनाते हैं। इलाज एक ही है, वो है प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन के लिए एक ही चीज है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया में बहुत तेजी से काम चल रहा है। इशू ये है कि वैक्सीन बन गया, पहले कौन सा देश बनाएगा, पहले अपनी जरूरत पूरी करेगा या दूसरों की करेगा। सरकारें इसमें लेट हैं। जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई हो सकता है तुम फैक्ट्री बना के रखो, वो इस वैक्सीन के लिए यूज ना हो पाए, लेकिन पूरी दुनिया में एक साथ तेजी से वैक्सीन का प्रोडक्शन हो पाए, इसके लिए रेडी रहो। ये कुछ बिलियन डॉलर की गेम है, कुछ बिलियन डॉलर का रिस्क है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जितना लेट करोगे उतना रिस्क तुम्हारे ट्रिलियन डॉलर में बदलेगा और जिंदगी के लॉसेस में बदलेगा। आप बताइए कि क्या इस वक्त देश की, दुनिया की सारी सरकारों को बैठ करके वैक्सीन का इंतजार, क्योंकि कह रहे हैं लोग 12 से 18 महीने में, हो सकता है ये 6 महीने में आ जाए, तो 3 महीने में आ जाए, तो फिर हम कहेंगे हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब अमेरिका वाला पहले बनाएगा, फिर यूके वाला बनाएगा। तो जो एशिया के देश हैं, गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका के देश हैं, उनको तो मिलेगा नहीं। इतना कनेक्टेड वर्ल्ड है, इसमें 7 मिलियन डोज बनाने के लिए कितना बड़ा एक्सरसाइज है। जिस दिन वैक्सीन नहीं आता और सबको अवेलेबल नहीं हो जाता, तब तक ये दुनिया नॉर्मल होने वाली नहीं है। नॉर्मल करने के लिए क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपका उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कवच है, जिसके साथ मास्क भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका हाथ धोना भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ कम चर्चा करते हैं हम, क्योंकि इस बीमारी के स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, ये सबके साथ होता है। चेहरा छूने वाली, अगर आप हाथ धो रहे हैं, चेहरा नहीं छू रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का पूरा पालन कर रहे हैं, तो आप मान के चलें कि आप 90% नॉर्मल लाइफ की तरफ हम सब लोग लौट सकते हैं। और जिस दिन वैक्सीन आ गया, तब तक ये सब ऐसे ही रहने वाला है। ये इश्यूज रहेंगे, डर रहेगा, परेशानियां रहेंगी, लॉस ऑफ इनकम होगा। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आएगा और सबको मिल जाएगा, उसके बाद ही दुनिया अपने नॉर्मल लाइफ में लौट पाएगी। इस चक्कर में क्या होगा, सिविल एविएशन, पता है आपको, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, मॉल्स, रिटेल्स, सिनेमा हॉल्स, जो हेवी फुटफॉल वाले रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे धंधे सफर करने वाले हैं। लेकिन ये सब अपने को रीमॉडल करने में लगे हुए हैं। जहां पॉसिबल है, आपके शहर में, सारे बड़े शहरों में आप देख रहे हैं, होम डिलीवरी बिल्कुल बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। हर चीज अब होम डिलीवरी वाले मॉडल में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज को सोचना पड़ेगा। उस पर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। एक बार मैं यहाँ रुकना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ और आप लोग सवाल पूछेंगे या मैं कोई पर्टिकुलर विषय पर कंटिन्यू करूं, फिर सवाल जवाब करेंगे। सर अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में ले लेंगे। संजय जी एक बार आप चालू रखिए, 10-15 मिनट बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर साल शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब फिर थोड़ा हम लोग अपॉर्चुनिटी की ही बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी वाले में ये है, देखिए, बिल्कुल जो फेल्ट नीड के तरह से एज अ कंज्यूमर बैठ के हम सब लोग सोचते हैं
कि ये हॉस्पिटल की कमी, इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग, उसके अलावा मास्क हो, प्रोटेक्टिव गियर हो, हॉस्पिटल की दूसरी सुविधाएं हो, वेंटिलेटर बनाना हो, रिस्पायरेटर बनाना हो, इन सब में दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में भी गैप है, यहाँ तो ज्यादा गैप है। आप में से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक सामान के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले लोग हैं। तो क्या हेल्थ सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे हम अब यहाँ से अडॉप्ट करें नई चीजों को, पुराना ट्रेडिशनल तरीका छोड़ते हैं, नई चीजों में आते हैं? टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा सीनियर एज ग्रुप है, 40, 45, 50, 55 वाला एज ग्रुप, उसमें हम लोगों को हिचक रहती है कि ये बच्चों का काम है, ये कुछ ऐसे ही है, इसमें हम लोग गए नहीं है ठीक से। लेकिन टेक्नोलॉजी अब सबका बैकबोन है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में बिजनेस की जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और हर स्पेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सर्विसेज में भी, ट्रेडिंग में भी, उसको कैसे अडॉप्ट किया जाए ये देखना पड़ेगा। मैंने अभी पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग की बात कही, क्योंकि अब बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे लोग, लेबर इंटेंसिव काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दुनिया में आजकल हर चीज 3D प्रिंटिंग से बन रही है, यहाँ भी बहुत लोग बना रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं। क्या वहां पर मौके हैं? अब कोई भी आदमी मास्क के बिना बाहर नहीं निकलेगा, ग्लव्स उसके साथ जरूरी होगा। तो ये फैशन एक्सेसरीज के तौर पर भी और हेल्थ और सेफ्टी एक्सेसरीज के तौर पर भी जरूरी काम है। जो मेडिकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से करेक्ट हो, उसको आप थोड़ा मुझे ऐसा दे सकते हैं क्या? कोई लगाने में बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सांस लेने में एक मेंटली मुझे लगता है कि दिक्कत आ रही है। अब इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसी तरीके से रोबोटिक्स का इस्तेमाल कम हुआ है। अभी आपने देखा कि टेस्टिंग किट्स वगैरह के सामने जब सवाल उठा कि लोग जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो जो स्वैब ले रहे हैं, उसमें वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, तो उसको लेने के लिए बहुत माथापच्ची की गई कि कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि दुनिया भर में सरकारें जब रोबो बना रही थी मिलिट्री के लिए, कि मिलिट्री की जगह, आदमी की जगह मशीन जाके लड़ाई कर लेगी, आदमी जैसी ही मशीन बना रही थी वो, तो लोगों ने बड़े बड़े रोबो डिवीजन खड़े कर लिए हैं फौजियों के, मशीनों के। क्या उन लोगों को हॉस्पिटल के लिए, नर्सिंग केयर के लिए, दवा खिलाने के लिए, बाकी चीजों को मॉनिटर करने के लिए और ज्यादा रोबोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ये सब नई अपॉर्चुनिटीज हैं। कौन देश पहले सोचेगा, जल्दी करेगा, कौन बाद में सोचेगा, इसकी लड़ाइयां इस पे हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। सर्विसेज इंडस्ट्री बिल्कुल नया शेप लेगा, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बदल जाएगा। मुझे लगता है टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने वाली है, क्योंकि पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी के लिए जरूरी होगा जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चोट लगेगी, हालांकि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम है। तो किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट हो, लिमिटेड लोग बैठे, इस पर लोग ध्यान देंगे। और टू व्हीलर, मुझे एक फैक्ट्री वाला ही बता रहा था, सिलवासा वाला, कि पहले वो बसेस में लोगों को लाते थे, फैक्ट्री जल्दी चालू करनी थी, पैकेजिंग का उनका काम था, तो उन्होंने अपने 500 में से हटा करके करीबन 80 स्टाफ को बुलाने का काम शुरू किया, बाकी का कहा बाद में देखते हैं। और 80 लोगों को सिंगल, डबल राइडिंग नहीं, सब अब मोटरसाइकिल यूज करके जा रहे हैं। तो ये पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये मुझे दूसरा बड़ा स्पेस दिखता है, अगर अपने मोटे मोटे बड़े सेक्टर्स की बात करें तो उसके हिसाब से। हेल्थ, सेफ्टी, वेलनेस, फूड, दवाइयां, इन चीजों पर जोर बहुत बढ़ने वाला है, और इस पर सरकार को भी बहुत ज्यादा खर्चा करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि नई इंडस्ट्री जल्दी पनप सके। तो यही सब कुछ थॉट्स है मेरे। जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है। बिजनेसेस को तो देखिए, ये है कि ऐसे में कमाई सबकी कम होने वाली है। अब जब कमाई कम होने वाली है तो खर्चे कहाँ काटें, और टेंडेंसी होती है कई बार इमोशनल डिसीजन लेते हैं, गलत जगह काट लेते हैं, फायदा नहीं होता है। आपको अपने अच्छे हाई स्किल्ड लोगों को रिटेन करना ही चाहिए, और जो लो स्किल्ड है उनके बारे में सोच सकते हैं कि उनको कट किया जाए। एक जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं, भले ही हमारी कमाई कम हो, लेकिन अगर हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं, तो हम कितने ज्यादा लोगों के जॉब सेव कर सकते हैं, या हम सैलरी कट कितना कर सकते हैं जो डेमोक्रेटिक हो, जो सब पर लागू होता हो। क्योंकि अब इस नई दुनिया में जो हमारे कई सारे डिस्क्रिशनरी खर्चे थे, सुख सुविधा वाले बहुत सारे खर्चे थे, ट्रैवलिंग का, फिल्म का, बाहर जाके खाने का, ज्यादा कपड़े खरीदने का, कुछ लग्जरी आइटम खरीदने का, ये सब खर्चे तो अब स्वाभाविक रूप से बचने वाले हैं। मुझे लगता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो डे टू डे में भले अपना हाउस होल्ड हो या अपना बिजनेस हो, उसमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए।
माइंडलेसली नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि जब रेवेन्यू नहीं है तो मैं अब रेंट का क्या करूंगा, और रेंट वाला अगर कम नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय निकालूंगा। ये बड़ा सिंपल थॉट है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। पेनफुल है, इसको कितना डैमेज को पेन बोलता है कि अभी कोई भी इंसान उसकी और हमारी बिल्कुल एक जैसी है और उस को हिट करे तो जरूर दिमाग में रखना चाहिए। ये एक बड़ा धर्म का काम है। संजय जी की आवाज शायद ब्रेक हो रही है। संजय जी, रुक गया हूं, मैं सोच रहा हूं कि आप लोग बताएं। सबसे पहला संजय जी, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं शुरू करूं? हाँ नहीं, मैं रुक गया था इसीलिए मैं कि आप शुरू करें। हाँ, सबसे पहले हमारा एक प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे सबसे समाज के वरिष्ठ श्रावक श्रीमान मांगीलाल जी साहब सेठिया, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं उनको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, मैं मांगीलाल जी साहब को दे रहा हूं। शिरिल जी, खुशबू चोरडिया के नाम से शायद है, आप इनको अनम्यूट करिए। हाँ मांगीलाल साहब। संजय पुगलिया जी के सुझाव में, संजय पुगलिया जी के मैं सुझाव सुन रहा था। हम लोग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। हमारे पास पूरा टूल रूम, मोल्ड मशीन, प्रेस शॉप सब था। इस कठिन घड़ी में जैसे इन्होंने सुझाव दिया कि भी हेल्थ में जो काम हो रहा है उसमें कुछ सोचना चाहिए, तो हमने एक टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने वाली पूना की कंपनी को कांटेक्ट किया और उनको मैंने बताया कि भी हमारे पास ये सब फैसिलिटीज हैं। तो उन्होंने हमको बोला कि आप ये टेस्ट किट बनाइए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और हमने 1 महीने में वो टेस्ट किट बना के दी, उन्होंने पास कर दिया और वो हमारा काम चालू हो गया है। अभी हम 5000 टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने में 20,000 किट पर डे बनाने का प्रोग्राम है। तो इस तरह का सुझाव देने से, मतलब कई आइडियाज आने से इसमें काम किया जा सकता है। तो मैं आभारी हूँ संजय पुगलिया जी का कि वो उन्होंने जिस तरह के सुझाव दिए हैं। हो सकता है हम अन्य व्यक्ति भी अनेक रूपों में छोटे कारखानों में काम करते हैं, और जैसी सुविधा है उसमें हमको थोड़ा चेंज करना होगा, तो ये काम काफी बढ़ सकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बधाई इसके लिए, और हम सब पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आपने तुरंत इस पर ये किट बनाने का काम शुरू किया। बहुत अच्छी चीज है ये। जैसा कि संजय जी ने कहा, डर को भगाना होगा, ये बहुत मूल तत्व उन्होंने जो कहा, हमें भी इस डर को भगाकर अपने अपने, जैसे मांगीलाल जी साहब ने कहा, हमें कुछ नए एवेन्यूज तलाशने होंगे। संजय जी ने हमें गाइड किया। अब मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई और भी व्यक्ति हाथ खड़ा करे तो मैं उसको क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करूंगा। आप चैट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं, संजय जी हमारे बीच में रहेंगे, और अन्यथा आप अपना हाथ अगर उठाएंगे तो मैं देख लूंगा। आप सभी अपने वीडियो को एक बार चालू कर लें ताकि मुझे दिखाई दे कि कौन व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं। हाँ, ये धनपत जी दुगर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बताएं धनपत जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ धनपत जी पूछिए, क्वेश्चन शॉर्ट में पूछिएगा प्लीज। हाँ, जिस हिसाब से संजय जी ने मास्क के बारे में बताया था, तो मास्क में कोई स्पष्टीकरण है कि ये रुमाल वाला मास्क हो या 3 प्ले वाला मास्क हो या N95 हो, या किस टाइप के मास्क आगे चलेंगे? क्योंकि मैं फिलहाल मास्क में आया, जब से कोरोना आया उसके बाद मैं मास्क के बिजनेस में हूँ। मैं N95 वगैरह सारे मास्क बेच रहा हूँ इस वक्त, और इसका आगे तक कैसा भाव रहेगा, कैसे चलेगा, और किस टाइप के मास्क की डिमांड आने वाली है आगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें पहले 1-2 बातें समझ लें। हुआ क्या था कि सरकारों को भी थोड़ा देर से ज्ञान हुआ। आपको याद होगा सबको पहनने की, तब ये था कि कमी है, अगर पब्लिक पहनने लग गई तो मेडिकल जो हमारा फर्स्ट वॉरियर है, हेल्थ केयर वर्कर है, उसके लिए कमी ना हो जाए।
तो फिर जब लगा कि ये रुक नहीं रहा है, तब रियलाइज हुआ कि आफ्टर ऑल ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, और अगर ये ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होता है तो हम उसको मिनिमाइज कैसे करें। तो सब, एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, सब ने ये कहना शुरू किया कि भाई मास्क सबको पहनना चाहिए। मुझे लगता है ये व्यवहारिक बात है। अब रहा सवाल कैसा मास्क, आप तो इस विषय में जानते हैं, आपका काम है ये। देखिए N95 अकेला मास्क है जो 95% वायरस को रोक लेता है, बाकी कोई 10%, कोई 5% उसको रोकता है। मेरी मोटी समझ ये है कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है ये 400 माइक्रोन का है, ये बड़ा वायरस है। बाकी वायरस छोटे होते हैं जो कपड़े के आवरण से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आप मास्क से क्या कर रहे हैं, आप उस आशंका को मिनिमाइज कर रहे हैं। और उसके लिए जो अब गाइडलाइन आए हैं नए हमारे अपनी सरकार के, वो ये हैं कि अगर कॉटन का सिंपल मास्क है तो भी बिल्कुल ठीक है, टॉवेल यूज करें, स्कार्फ यूज करें, गमछा यूज करें, या हम लोग प्रॉपर मास्क बना लें, या जो सर्जिकल मास्क होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 3 प्लेटेड मास्क, वो बना ले। तो जिसकी जैसी सुविधा हो, इफेक्टिव मास्क हो, इतना ध्यान रहे कि नाक को और पूरे चेहरे को कवर कर रहा है और मिनिमाइज कर रहा है ड्रॉपलेट्स को। क्योंकि फिर मास्क के साथ एक टेंडेंसी हो जाती है कि अब 6 फीट नहीं 3 फीट पे भी हम खड़े होकर बात कर सकते हैं। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने वाली बात है, आप 6 फीट ही मेंटेन करिए लेकिन मास्क पहनिए। तो मेरा मानना है कि ऐसा मास्क जो ठीक से फिट होता हो, लेफ्ट राइट से ऊपर नाक के पास से जगह ना छोड़ता हो, तो डिजाइन का रोल इसमें बड़ा भारी है। साधारण सिंपल मास्क कम से कम 2 या 3 लेयर का हो तो उससे बिल्कुल काम चल सकता है। आप दिखा रहे हैं, बल्कि आप बताइए, तो आपका विषय है, आप ज्यादा जानते हैं। चलिए संजय जी धन्यवाद। मैं अब मेरे पास काफी सारे नाम आ रखे हैं। मैं प्रसन्न जी पुगलिया जिन्होंने ये पूरा सहयोग किया हमें। प्रसन्न जी पुगलिया, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूं, आप पूछिए। ठाकुर साहब। हाँ भाई। हाँ, इस लॉकडाउन मैं बता दूं प्रसन्न जी पुगलिया ने हमें इस कार्य में सहयोग दिया। उन्होंने संजय जी से संपर्क करके हमसे ये सारी व्यवस्थाएं कराई। मैं प्रसन्न जी से कहूंगा कि आप अपना प्रश्न पूछें। ठाकुर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ प्रसन्न जी बोलिए। इस लॉकडाउन के बाद जो मंदी मार्केट में आएगी उससे बाउंस बैक कैसे लेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए वही बात है, ये मंदी कब तक चलेगी और कितनी गहरी होगी इसका किसी को आइडिया नहीं है। तो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि बाउंस बैक कब होगा। ये कुछ आवाज में डिस्टरबेंस है, अगर आप अपने को म्यूट कर लो प्रसन्न जी। हाँ, जो प्रश्न पूछ ले वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, वापस म्यूट कर ले। म्यूट कर ले, हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये बाउंस बैक कब आएगा मालूम नहीं है। जैसा मैंने कहने की कोशिश की कि जेन्युइन तरीके से रिकवरी और बाउंस बैक तो तब शुरू होगा जबकि ये एकदम बीमारी जो है अपना पीक आउट करके मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि जब ये बीमारी कम हो गई, ज्यादा लोगों की मौत नहीं हो रही है, ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो भी ट्रैवल पे और बाकी दूसरी एक्टिविटी पे जिसके कारण ये खतरा पैदा हो सकता है कि किसी को भी लग जाए, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, भयंकर रूप से इन्फेक्शियस है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक मेरे हिसाब से दुनिया नॉर्मल नहीं होगी, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट रहने वाला है। अभी सवाल रिकवरी से ज्यादा संभालने का है, सपोर्ट और सेफ्टी नेट देने का है। ये काम सारी गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा और जहां जहां इनकम की कमी है वहां इनकम सप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि ह्यूमैनिटी जो है ये ठीक से सरवाइव कर जाए। बाउंस बैक में जैसा मैंने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि कौन जल्दी बाउंस बैक करे। उसमें क्लियर है कि जितनी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं ये सब बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी, कहीं पर 3 महीने में, कहीं पर 6 महीने में। एग्रीकल्चर नया पोटेंशियल लेकर के सामने आ सकता है बशर्ते कि हम उसको ठीक से हैंडल करें, वहां पर काम होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और सर्विसेज जो हैं यहां पर रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जहां रिकवरी नहीं होगी वो मैंने आपको बताया था और उसका असर सब पर होने वाला है। ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, नॉन एसेंशियल लग्जरी वाली शॉपिंग, सिनेमा हॉल, भूल जाइए। हम में से किसकी इच्छा होगी
कि ये सब ठीक होने के बाद भी, मास्क लगाने के बाद भी सिनेमा हॉल में अगल बगल अजनबियों के पास जाकर के बैठे, वो भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे। तो कुछ बिजनेसेस जो है वो 80-90% हिट लेंगे अगले 1 साल तक। कुछ बिजनेसेस 3 महीने में निकल करके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग वगैरह के बारे में मेरा ये मानना है कि ब्रेक इवन बेसिस पे लोग 30-40% पर आ रहे हैं, खर्चा बचा रहे हैं। इस सामान की डिमांड है तो जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 30-40% बना पा रहे हैं, तो कम से कम रेंट, बिजली बिल और पगार, ये 3 चीज का खर्चा निकल रहा है। मुझे लगता है बॉटम लाइन ऐसे सोचना चाहिए। फिर जो रिकवरी है वो आएगी कि कौन अपॉर्चुनिटी आपको पहले दे रहा है और आप कैसे उसको स्मेल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अभी ये जूम जो है 30-40 हजार % गुना बढ़ गया भाई, इतना भारी ग्रोथ है इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा था कि टेक रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और फूड रिलेटेड, इन सारी चीजों की कोई कमी मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक इसमें डी ग्रोथ रहेगी। ये ग्रोथ जल्दी पिकअप होगा। टाइमलाइन दे पाना बड़ा मुश्किल है, और उसका कारण क्या मैं बताता हूं। उसका कारण ये है कि सभी सरकारों का दिमाग ये है कि पहले यार लाइफ को एड्रेस करो, उसके बाद संभाल लो, फिर इकोनॉमी देखेंगे। अमेरिका जैसे देश अपनी जीडीपी का 25% डाल चुके हैं, अभी तक डालने का प्लान है उनका, 15% के ऊपर तो डाल ही चुके हैं। हम अभी अपनी जीडीपी का 1% डाल रहे हैं। तो जब तक गवर्नमेंट यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगी, तो एक दोस्त मुझे समझा रहे थे, बोले, मैंने कहा कि साहब फिस्कल डेफिसिट की चिंता है सरकार को। बोले बेकार की बात है, हम लोगों को इस देश की नई आर्थिक नीतियों का प्लानिंग जीरो मान के करना चाहिए, क्योंकि अभी सभी देश डिफॉल्ट होने वाले हैं। तो जो होता है ना, रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड कर देगी, जंक स्टेटस में डाल देगी वगैरह वगैरह। बोले इन बातों का मीनिंग नहीं है। अगर आप पुराने पैरामीटर पर सोचेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का क्या करें, रेटिंग का क्या करें, तो आप और फंसने वाले हैं। अभी तो आप सरकार रिसोर्स कैसे जुटाए, जरूरत पड़ने पर वो उधार कैसे ले और पब्लिक के हाथ में पैसा दे, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। पब्लिक में हाथ पैसा देने का दो ही तरीका है कि खूब एक्सपेंडिचर करे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएट करे। प्राइवेट सेक्टर की हालत पहले बहुत खराब थी, अब और ज्यादा खराब हो गई है। तो जब तक आप पूरा बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट लाइन को लुब्रिकेट नहीं करेंगे तक ये रिकवरी का संबंध सर के मेन प्लानिंग से है कि वो किस सेक्टर को और पूरी इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करने वाली है। एक और प्रॉब्लम है, सब लोग अपनी अपनी व्यापारिक संस्थाओं में से, आप लोगों से हम लोग सुनते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे सेक्टर को वो चाहिए। इससे नहीं चलता है। सरकार भी चक्कर में फंस जाती है और फिर पहले गरीब, फिर किसान, फिर छोटा रोजगार, फिर बड़ा रोजगार, टुकड़े टुकड़े में एड्रेस करती है। इसीलिए ये पॉलिसी टूल से होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस से होना चाहिए, ना कि पिक एंड चूज करके होना चाहिए कि एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। बड़ी दिक्कत। तो रिकवरी जैसा मैंने कहा, अभी प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल है। सिर्फ हम लोग अपना अभी धंधा बचाने, कैश कंजर्व करने और आगे की प्लानिंग करने के बारे में दिमाग लगा सकते हैं, और जहां जहां चीजों की जरूरत है उधर के बिजनेस कर सकते हैं। आजकल महिलाओं पर काफी वजन बढ़ रहा है, क्योंकि काम उन्हें बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। मैं 2 महिलाओं को पहले लेता हूं। सबसे पहले शिल्पा जैन जी को मैं पूछता हूं, अपना क्वेश्चन पूछे, उसके बाद रीमा जैन तैयार रहे। शिल्पा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप प्रश्न पूछिए। आप पहले अपने को अनम्यूट कर लीजिए। शिल्पा जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए अपने सिस्टम पर। शिल्पा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। तब तक मैं रीमा जी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ रीमा जी, आपको सुन रही है आवाज मेरी? जी विजय जी, आई कैन हियर यू। हाँ बताएं। ओके विजय जी, एक्चुअली मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बोथ हैव अ क्वेश्चन ईच। संजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर इनसाइट इस सेशन में। टीपीएफ इज डेफिनेटली एनरिच्ड। माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज पोज्ड बाय माय हस्बैंड, in how many months would we see the effect of employee layoffs across all industries, and what would be the consequences? Will pay scale across the globe be reduced temporarily, or will it be a permanent one, because the damage is far seen? या सॉरी, पहला सवाल आपका क्या था, फिर से बोलिएगा, मैं थोड़ा सा बीच में लाइन। How many months would we see the effect of employee layoffs across right and will it be temporary or permanent, because damage बहुत बड़ा है। बिल्कुल 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 नहीं, सबसे बड़ी क्राइसिस जो है, एक तो गरीबों का खाना,
और उसके बाद जॉब, ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गरीबों का खाना चलिए किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके सरकारी गैर सरकारी एफर्ट से कुछ हद तक सॉल्व होने की कोशिश हो रही है। जॉब वाली चोट बड़ी है। ऑलरेडी हम लोगों के पास अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज थी। अनएम्प्लॉयड के अलावा अंडर एम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा थे। रोज तो पोस्टा एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा यार, रोज कमेटी मिलती भी नहीं। अनम्यूट किया हुआ है किसी सज्जन ने, म्यूट कर लें। कि वेजेस बड़े हाई हैं एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से यह था कि इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, बहुत कम इंक्रीमेंट मिल रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही थी, या जैसा मैंने कहा कि आ गए हैं लेकिन अब कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा महसूस करते हैं। प्लस स्किल सेट की बड़ी चैलेंज हो गई, टेक्नोलॉजी जैसे आया वैसे लोगों को रिप्लेस करने लग गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परमानेंट रहेगा, लेकिन इस पॉलिसी को बनाने के वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सरकार आगे कैसे इसको करेगी कि जॉब क्रिएशन से हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोड़ा जाए। अमेरिका में हर काम जो करते हैं उसको जॉब से जोड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये पॉलिसी प्रायोरिटी पर, ये पॉलिसी नीचे। हमारे यहाँ उस पर बहुत गंभीरता से स्पेसिफिक ढंग से काम नहीं होता। मेरा मानना है कि कम से कम 1 साल सैलरी कट पहला खराब टूल है, लेकिन एक टूल है। उससे खराब टूल है लोगों को जॉब से हटाना। मजबूरी में वो भी करना पड़ेगा। आपको मैं अपने मीडिया सेक्टर का एग्जांपल दे सकता हूं, आपको मैं ट्रैवल के जो इंटरमीडियरीज हैं उनका एग्जांपल दे सकता हूं, होटल का एग्जांपल दे सकता हूं कि जब ऑक्यूपेंसी 10% भी नहीं है किसी होटल में, तो वो 90% एम्प्लॉय को कब तक सस्टेन करेगा। तो या तो बहुत बड़े पैमाने पर वो ले ऑफ करे, या बहुत बड़े पैमाने पर सैलरी लोगों को फरलो पे, यही सब ऑप्शन है। कितना मिनिमाइज कर सकते हैं यही हमको देखना पड़ेगा, और ये सारे एम्प्लॉयर्स को ध्यान देना चाहिए। जॉब क्राइसिस बड़ी है, इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता हूं यहाँ पर आशा वाली बात कि इसमें हम लोग कोई बहुत अच्छी खबर जल्दी सुनने वाले हैं। साल भर न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट होगी, बहुत बड़े रिप्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट होंगे। जिन सेक्टर्स में फ्रेश एम्प्लॉयमेंट होंगे, जैसा मैंने कहा, हेल्थ सेक्टर में लोग अब रिटायर्ड लोगों को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हो, नर्सेस हो, हर लेवल पर वहां पर शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है। उसको हम कैसे रैंप अप करेंगे, इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर तो जॉब क्रिएट होंगी। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विसेज सेक्टर की, तो वहां पर जॉब क्राइसिस रहने वाली है। पेन को मिनिमाइज करने की पॉलिसी पर फोकस करना होगा। जॉब जाएंगी, नई जॉब क्रिएट होने में समय लगेगा, सैलरी बढ़ेगी नहीं, सैलरी घट सकती है। और मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल तकलीफ वाले लेकिन सैलरी कट व्यवहारिक चीजें हैं कि हम उसको कितना मिनिमम कट पे अपने आप को सस्टेनेबल बना सकते हैं। और ये सब करने के पहले मेरा मानना है, हमेशा कंपनियों में मैंने देखा है कि मैन पावर कट सबसे आसानी से कर पाते हैं, कि वो सर्टेन धंधे चलाने के लिए चला रहे होते हैं, जब पूरी तरह से डूब जाते हैं, वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब कहते हैं कि बंद करेंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे एम्प्लॉयर, प्रमोटर इमोशनल डिसीजन बहुत लेते हैं। मुझे मेरे धंधे से प्यार है, मैंने बड़ा सपना देखा था, इसलिए मैं इसको प्रूफ करके ही रहूंगा। मैंने स्टॉक खरीद के रखा था, टूट के 80% वैल्यू गिर गया है, लेकिन रखूंगा, एक दिन बढ़ेगा, मेरा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। इस वक्त एक जो दूसरा कैच वर्ड है, फियर से मुक्ति, उसी तरीके से अनइमोशनल होना जहां तक बिजनेस में डिसीजन का सवाल है। तो जो धंधे सस्टेनेबल नहीं है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। नो पॉइंट इन थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। तो ये सब अगर कंपनियां करेंगी तो वो अपने पास कंसोलिडेशन का रास्ता रखेंगी, तो फिर रिसोर्सेस को यूज कर पाएंगे ठीक से। मेरा एक रिक्वेस्ट है एडमिन सर से कि काइंडली क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बॉक्स में ले लीजिए, बिकॉज काफी टाइम जा रहा है और सबके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आ रहे हैं। सो सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अपने जो क्वेश्चंस है वो प्लीज हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो कि विजय भैया एक एक करके ले लेंगे। जैसा नवीन जी ने कहा, सब अपने अपने प्रश्न जो है वो चैट डाल दें। मैं फिर संजय जी से एक एक प्रश्न लेता रहूंगा।
ये मोदी जैन जी ने लिखा है, इंसान इस बीमारी से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, इससे वो व्यापार में कैसे ध्यान दे पाएंगे। इससे लोगों को रोजगार की दिक्कतें भी आएगी, क्योंकि व्यापार चलाने वाला खुद अपना 100% नहीं दे पाएगा। बेरोजगारी न बढ़े, इसके लिए आप उपाय सुझाएं। संजय जी, आप सुन पाए? सॉरी, मेरी तरफ थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, फिर से पूछना पड़ेगा। इन्होंने बेसिकली ये पूछा कि बेरोजगारी न बढ़े, इसके लिए कोई आप उपाय बताएं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जो बोलूंगा वो सुनने में बड़ा आपको अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन ये बात जब ये कोरोना वगैरह नहीं था, थोड़ा बहुत चूंकि बिजनेस न्यूज में मैंने काम किया, एक्सपर्ट लोगों से बात करते रहते थे, तो बात ये समझ में आई कि हमारे यहाँ कोई भी सरकार हो, पार्टी का मतलब नहीं है, उसका अप्रोच है कि हम माई बाप वाली सरकार और देश कैसे चलाएं। फ्री इंटरप्राइज को, इंडिविजुअल एफर्ट को, इंडिवर को वो सेकेंडरी चीज मानती है कि हम कुछ करेंगे तो इनको कुछ काम वाम मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इंडिया में जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, इसको खुला नहीं छोड़ रहे हैं। आप कहेंगे कि साधन कहाँ है? मेरा कहना है साधन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग हम एक्सपर्ट लोगों से बात करके समझते हैं अब नहीं कर सकते। डिसइन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा, एसेट मोनेटाइजेशन आपने सुना होगा, गोल्ड मोनेटाइजेशन आपने सुना होगा, ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीमों के बारे में सुना होगा। हर वक्त रोते धोते डरते हुए छोटी छोटी होम्योपैथी की गोली लेकर के हम आएंगे तो इस हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी की कहानी को हम नहीं बढ़ा सकेंगे। बहुत तेजी से प्रॉस्परस होने के रास्ते पर ये देश चल रहा था, पिछले कई सालों में दिक्कत आ गई। कोरोना ने लोगों को बहुत 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 पीछे पहुंचा दिया है। ऐसे में रोजगार क्रिएट करने के लिए अभी सरकार को प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा करके फ्री मार्केट इंटरप्राइज इन अ वेरी रेगुलेटेड वे, ईमानदारी के रेगुलेशन वाले रास्ते में ला करके चलाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है उसको हर काम को कंट्रोल करने की, अप्रूवल की, परमिशंस की, इन चीजों को लाने में। मेरा मानना है कि इस क्राइसिस का जो सबसे बड़ा सबक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भारत की परिस्थिति अभी भी ऐसी है कि हम इंटरनल हाउस होल्ड बोरोइंग से, मेरे आपके सोने से, सरकारी एसेट से अभी दुनिया भर में खरीदने वालों की कमी है। लेकिन मालूम है इसी कमी में कितने सारे वल्चर फंड दुनिया भर के आके एसेट वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई है और उसको खरीदेंगे। आपको मालूम है कि पिछले वर्षों में हम लोगों की कितनी सारी कंपनियां फॉरेन ओनरशिप में चली गई हैं, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर को आप स्केल अप नहीं करने देंगे। सेम कंपनी चाइनीज बन जाएगी, सेम कंपनी अमेरिकन बन जाएगी। तो ये देखिए, मेरी आशा है, मुझे मालूम है कि थोड़ा अनरियलिस्टिक है, कि हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अब यार 20 साल पीछे चले गए हैं, अब अगर बहुत तेज रिकवरी मारनी है, पीछे थे, अब बहुत तेज रिकवरी मारनी है, तो ये वाली इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे हम काम करते आए हैं उससे नहीं चलेगा। प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदलनी पड़ेंगी। और क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको कहता हूं बहुत बढ़िया से पॉसिबल है। इंडिया इज इन अ वेरी गुड प्लेस। बात सुनते रहते हैं, चाइना पर किसी का भरोसा नहीं रहा कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगी। आपने इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बना करके दिया है क्या कि कोई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हमारे कितने रिश्तेदार इस वक्त चाइना में रह रहे हैं बाकायदा। कुछ हो सकता है बशर्ते कि हम लोगों के एंटरप्रेन्योरियल स्किल पर भरोसा करके अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं, अभी टाइमलाइन की बात बार बार आ रही है, बिग बाउंस बैक की शुरुआत 1 साल में हो सकती है और 3 साल में हम वापस वहां आ सकते हैं जहां हम अपनी बेटर डेज में थे। 7-8% वाले ग्रोथ में थे, हम वहां आ सकते हैं। उसी में आ जाएगा फिर जवाब, मतलब बेरोजगारी वाला सवाल वहीं से सॉल्व हो जाएगा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं विकास घोड़ावत जी जयपुर से, वो कह रहे हैं शेयर बढ़ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना इन बीएसई? देखिए, अभी क्या है ना, चाइना सबका फेवरेट विपिंग बॉय है, बहुत ही खराब आदमी है जी, उसके बिना चलता है क्या दुनिया का? जो हालत कर रखी है सारे देशों ने अपनी, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं। शॉकिंग है ना ये डेटा कि हिंदुस्तान के दुनिया के मेडिकल इक्विपमेंट की 80% से ज्यादा, करीब 90% सप्लाई ग्लोबल चाइना से है।
क्या आप अपने आप को डिरिस्क करेंगे? दूसरा सवाल, ये बीएससी वाला जो आपने पूछा, ये नॉर्मल रूट से हुआ है, प्रोसेस है। 1% का जब आपका बढ़ जाता है, एचडीएफसी में लगाया है, उसके बाद आप ज्यादा उसमें आपको फिर पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सरकार के सोचने का सवाल है। तो मुझे चाइना का इस्तेमाल बेसिकली लगता है कि थोड़ा हम लोगों के इमोशनल कारण से होता है। चाइना से ना रिश्ता हमारा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है ना टूटने वाला है। हम लोग सब लोग बीच में ही चलेंगे। वो ट्रंप भी हल्ला कर रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न जी का, द इंडस्ट्रीज विच विल टेक टाइम टू बूस्ट बैक, शुड गवर्नमेंट टेक मेजर्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है आज कल परसों में फिर से एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ जाए और वो ये सारे जो एकदम प्रायोरिटी वाले डिस्ट्रेस सेक्टर हैं उन पर वो पहले ध्यान देंगे। मेरा मानना है कि एसएमई, एग्रीकल्चर, एसेंशियल सप्लाईज और जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, सरकार का खुद का रोड बिल्डिंग वगैरह का जो प्लान है, उन सारी चीजों पर, सस्ती हाउसिंग पर, इन सब चीजों पर बेल आउट भी आएगा और स्टिमुलस भी आएगा। कितना इजी प्रोसेस वाला आएगा, मेरे मन में चिंता ये रहती है कि कितना इजी करोगे लाइफ को आप। आपने भी देखा ना मॉरिटोरियम में ब्याज पर ब्याज। तो इस तरह की जो ये क्लरिकल गलतियां ये ना करें। अगला प्रश्न है अजय संचेती जी का। वो कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से जो ये घर से काम शुरू हो गया है, क्या इससे रियल एस्टेट की डिमांड खत्म हो जाएगी? क्योंकि ऑफिस चाहिएंगे नहीं, आप घर से सारा काम शुरू करेंगे। रियल एस्टेट पर पहले से बड़ी क्राइसिस थी, वो क्राइसिस और बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। मुझे पता है कुछ कंपनियों का, बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, बहुत अमीर कंपनियां हैं और जो बहुत बड़ी किराएदार भी हैं पूरे देश में, उन्होंने सबको फोर्स मेजोर नोटिस दे दिया है। रेंटल गिरेंगे, ओवरऑल रेजिडेंशियल के भी किराए गिरेंगे। एप्रिसिएशन तो भूल जाइए, प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे जाएंगी। चूंकि वर्क फ्रॉम होम मॉडल अब एक शेप ले चुका है, इसलिए जितनी जगह की कमी होगी उससे बचने का क्या तरीका होगा रियल एस्टेट प्लेयर्स के पास। पोस्ट कोविड ये कोई फियर या ऐसी कोई संभावना खत्म नहीं होने वाली है। तो सबको री इमेजिन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ह्यूमन कांटेक्ट को मिनिमम करते हुए आप अपनी इमारतें, घर, बिल्डिंग, लिफ्ट, हॉस्पिटल्स, किराए पर लगाने वाली बिल्डिंग्स किस तरह से डिजाइन करते हैं, उस पर एक नया थॉट आएगा। लोग ऐसी चीजें ढूंढेंगे और उसमें लेना चाहेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो बहुत बड़ी क्राइसिस है, रियल एस्टेट के लिए तकलीफ का काम है। और यहाँ पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के डायरेक्ट बेल आउट के बगैर आप एक्टिविटी को संभालेंगे कैसे और नई एक्टिविटी चालू कैसे करेंगे। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जिसने बदनामी अपने ऊपर बहुत ली है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डायरेक्ट बेल आउट इस सेक्टर को मिले। लेकिन मेरा मानना है कि अगर टैक्स की छूट बड़े पैमाने पर हाउसिंग डिमांड जनरेट करने के लिए दे दी जाए तो शायद आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं कि यार अब प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि ये तो एडवांटेजियस छूट है। हो क्या गया है कि हिंदुस्तान में पूरा जो हम लोगों का पहले एक मोटा मोटी असेसमेंट रहता था, प्रॉपर्टी में जरूर पैसा लगा के रखो, अब जो एक तो उसकी इनलिक्विडिटी बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा लैक ऑफ एप्रिसिएशन है। तो अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म रियल एस्टेट मुझे नहीं लगता है कि अच्छे शेप में है। अंकित सामसुखा लिख रहे हैं कि हमारे काफी लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं और वो शेयर्ड अपार्टमेंट या पीजी में रह रहे हैं नॉर्मली, तो उनके लिए आगे आने वाले समय में अब क्या, क्योंकि घर से सारा काम हो रहा है, तो पीजी वगैरह में और क्या संभावनाएं हो सकती है? वही मैंने कहा कि रेंटल में ये जो शेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले तो ये होगा कि यार अकेले रहो, पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन बॉम्बे जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में चूंकि तनख्वाहें कटेंगी, तो अब अकेले घर के बजाय मैं चाहूंगा कि मैं एक अपना रूममेट और ले आऊं। तो उसको हम लोग पोस्ट कोविड रेडीनेस के तौर पर कैसे मॉडल करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रेजिडेंशियल रेंट या अपार्टमेंट शेयरिंग में कोई बहुत ज्यादा
गिरावट आएगी, क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ेगी। लोग अपना अब घर खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन करेंगे। मैं उसको सिर्फ इस बात से जोड़ना चाहता हूं कि अगर जॉब लॉसेस हो रहे होंगे तो जो माइग्रेशन अभी तक हम शहरों में देख रहे हैं नए लोगों का, शायद उतना नहीं होगा। तो उस सेंस में कोई बहुत ज्यादा रेंटल में जो ग्रोथ हम देखते आए हैं 10-15% का अंदाज कह रहा हूं मैं हर साल का, शायद वो ना हो। लेकिन ये मॉडल रहेगा, इसमें कोई मैं बहुत सेटबैक नहीं देख रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा था कि कमर्शियल रियल एस्टेट में को वर्किंग स्पेस को अभी हम लोग बहुत ज्यादा टेक सेवी डिजिटल बैंगलोर वालों का गेम समझते थे। मुझे लगता है को वर्किंग स्पेस जहां फुल्ली गारंटी है मेरी हेल्थ और हाइजीन की सेफ्टी, बहुत सारी छोटी कंपनियां, बहुत सारे एमएसएमई वाले लोग ऐसी फैसिलिटीज को, कॉमन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए ज्यादा प्रीफर करेंगे। यहां पर मुझे बहुत बड़ा स्केल वाला धंधा नहीं, लेकिन एक नया धंधा इमर्ज होते हुए दिखता है। मैं समझता हूं कि हमारा करीब करीब टाइम 1 घंटे का था, उससे हम कुछ ज्यादा जा चुके हैं। तेजकरण जी सुराना एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, पूछिए। आपने हमारी समस्याओं पर, आने वाली समस्याओं पर विस्तार से बेबाक रखी है। राष्ट्र के लोकतंत्र के अंदर 4 मजबूत स्तंभ हैं, उनमें से एक मजबूत स्तंभ का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। इस महामारी ने हमें पीछे ढकेल दिया है। अर्थ की दृष्टि से गौर करें तो समय पाकर हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। मेरी समस्या कुछ और है। आजादी के बाद इस देश की अखंडता को हम कैसे बचा पाएंगे? अभी जो हालात हम देख रहे हैं उसमें देश खंड खंड होने की स्थिति में नजर आ रहा है। इस स्थिति में आपका क्या चिंतन है? मेरा सोच है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि देश इस वक्त भावना के रूप में, सामाजिकता के रूप में कैसे बंट रहा है। इस स्थिति पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? एक पत्रकार होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग घर परिवार में बैठ करके बात कर रहे हैं। आपका सवाल और आपकी चिंता मैं एकदम अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि ये सवाल थोड़ा सा विषय को पॉलिटिकल साइड में लेके जाता है, तो बेस्ट यही होगा कि हम इस विषय को इस पर चर्चा ना करें। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने इतने थपेड़े और झंझावात देखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा मजबूत होकर के निकला है। हिंदुस्तान का कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी इंटीग्रिटी है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये टेम्पररी ऊपर नीचे की बात अलग है। हम एज ए ह्यूमन रेस बहुत तपे हुए, बहुत मजबूत लोग हैं। शॉर्ट टर्म में हमारे विचार ऊपर नीचे हो सकते हैं, अच्छी बुरी चीजें हो सकती हैं, नहीं होनी है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो कि कोविड दरअसल पूरी दुनिया को नई जगह रीसेट कर चुका है, ये समझ लेना चाहिए। वी आर इन अ न्यू एंड डिफरेंट वर्ल्ड। उसमें हिंदुस्तान के भविष्य और ताकत और यहाँ के लोगों को लेकर के मुझे जरा भी चिंता नहीं है। आपने 4th स्टेट की बात की, मीडिया के स्तंभ की बात की, तो उसमें मैं बहुत छोटा मोटा प्लेयर हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्योंकि वो मेरा घर परिवार दोस्त हर जगह का अनुभव है। टेक्नोलॉजी आई थी हम लोगों को इन्फॉर्म्ड करने और एम्पावर्ड बनाने के लिए। तो आप लोग अगर अन्यथा न लें और बुरा न माने, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग पता नहीं अपना कॉमन सेंस, बेसिक तर्क बुद्धि समझ को कहां छोड़ देते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बड़े पैमाने पर फेक न्यूज के चक्कर में फंस जाते हैं। एक सेकंड के लिए नहीं सोचते कि जो चीज हमको सबसे ज्यादा चौंकाती है, शॉक करती है, सेंसेशनल कर रही है, शायद वो गलत होगी। अब मेरा अनुभव कहता है कि 99% चीजें गलत होती हैं। 99% में से 90% इन गलत सामान को, माल को, जहर को हम लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। इस समस्या से हमारा कोई घर परिवार, मेरा अपना फैमिली ग्रुप, अपनी बात कर रहा हूं मैं, कोई नहीं बचा हुआ है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है। हम लोग बहुत ही प्रगतिशील समाज को बिलोंग करते हैं। हम तेरा पंथ मोस्ट रेबेलियस और प्रोग्रेसिव धारा के रूप में निकल करके आया था ना साहब। हम लोगों को अपना साइंटिफिक टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए।
तर्क बुद्धि लूज नहीं करनी चाहिए, और फेक न्यूज का हर मिनट का जो आप पर ऑनस्लॉट हो रहा है उससे बचना चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस उत्साह की बात कर रहे हैं, जिस फियर साइकोसिस से निकलने की बात कर रहे हैं, इसलिए इस बात को मैं आप लोगों से बहुत करबद्ध प्रार्थना के रूप में कह रहा हूं कि फेक न्यूज का जो वायरस है ना, उससे बचिए। भारत बहुत मजबूत है। भारत अनेक झंझावात झेल चुका है और हमेशा मजबूत रहेगा। इस नोट के साथ आज हम इस कार्यशाला को यहीं पे विराम दे रहे हैं। हमारा ये शिखर स्वर का कार्यक्रम से पहले हमारे महामंत्री टीपीएफ के श्री सुशील जी चौरड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए पधारें और उसके बाद सिर लूंकर कुछ सूचना देंगे। सुशील जी जैन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुशील जी चौरड़िया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुशील जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुशील जी बोलिए, आ रही है आवाज। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रधान वक्ता संजय जी पुगलिया, जिन्होंने हमें वर्तमान स्थितियों में उत्साह का संचार, जिसकी काफी आवश्यकता है, और हमारे गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रवण जी हमें बार बार संदेश देकर उत्साह का संचरण कर रहे हैं। हमें खुद निर्भीक होकर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरों को भी निर्भीकता से रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और आज इस शुभ दिन पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण दिवस के अवसर पर भाई संजय जी ने जिस स्पष्टता से उत्साह का संचार सभी पार्टिसिपेंट्स में किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का यह कार्यक्रम भाई विजय जी चोपड़ा के जन्म दिवस की एक सोच का परिणाम है, और यह हम सबको जहां एक और हमारी समाज के प्रतिभाओं से मिलाने, उनके विचारों से अवगत होने का अवसर दे रहा है, वहीं इन परिस्थितियों में उत्साह के संचार का एक अच्छा माध्यम बना है। मैं संजय जी पुगलिया को पुनः धन्यवाद देता हूं, भाई विजय जी चोपड़ा एवं पूरी इस टीम को जिसने बड़ी त्वरित गति से कार्यक्रम की आयोजना की, बधाई देता हूं। सब में उत्साह का संचार हो, हम सब में इसी मंगल कामना के साथ। ओम अरहम। 1 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा, वो कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हैं। सुशील जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आज इस अवसर का एक लाभ उठाना चाह रहा हूं। आज हमारे बीच संजय जी पुगलिया है। मैं संजय जी पुगलिया को हमारे तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के ऑनरेरी मेंबर के रूप में आपको ये आमंत्रित कर रहा हूं कि आप हमारी ये ऑनरेरी सदस्यता आप स्वीकार करें, और ये लॉकडाउन जब समाप्त होगा उसके बाद हम ऑफिशियली आपके पास आएंगे और हम आपको हमारे तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम का मेंबर बनाना चाहेंगे, सदस्य बनाना चाहेंगे। तो मेरा संजय जी पुगलिया से अनुरोध है कि हम तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के आप ऑनरेरी सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ें। मैं बोलूं? संजय जी, हम चाहेंगे कि आप ये हमारे निवेदन को स्वीकार भी करें, और एक वायदा हम आपसे और चाहेंगे कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप हमारे एक प्रोग्राम में लाइव आकर के जरूर शामिल हो और गुरुदेव के कम से कम साल में एक बार दर्शन अवश्य करें। ये आश्वासन हम आपसे आज चाहेंगे। आप बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा रहे हैं मुझ पे। अच्छा, ऐसा सुनिए, एक तो देखिए, ये आप जो ऑनरी मेंबरशिप का कहा, बिल्कुल आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये मेरे लिए कोई प्रोफेशनल और सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के हिसाब से मैं आया हूं, और हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली हैं, तो मैं इसको उस रूप में देख रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं अपना बोलना खत्म करूं, उसमें एक बात बतानी है कि चूंकि हम लोग बेसिकली सब लोग स्मॉल बिजनेसेस को बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो इस पर मैं ये वादा नहीं करूंगा कि इसमें से क्या इश्यूज मैं हाईलाइट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के भी काम करने की सीमाएं होती हैं। तो जो हमारा वेबसाइट है, 2 हैं, एक अंग्रेजी में है द क्विंट, THEQUINT, और हिंदी में है क्विंट हिंदी। तो हम लोग अभी लगातार स्पेशली ये जॉब पे, एजुकेशन पे, अपॉर्चुनिटी पे, स्मॉल बिजनेसेस पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा
कवरेज कर रहे हैं, लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा मेल आईडी आप चाहें तो ले लें, sanjay.pugalia PUGALIA @thequint.com। बड़ा सिंपल है, THEQUINT.com। तो अभी जो इकोनॉमिक और बिजनेस से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उस पर अगर आप मुझे कोई भी सूचना, आइडिया, इनपुट, अलर्ट देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर हम लोग कुछ बात कर सकें और कुछ कवरेज वगैरह करा सकें, इश्यूज को हम हाईलाइट कर सकें। और बस यही कहना था। उसके अलावा मिलना जुलना तो आप जब कहेंगे कोई इश्यू नहीं है, मिल लेंगे, जरा पहले लॉकडाउन सेटल हो जाए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है इसको आप रेगुलर कर लीजिए अभी। और बड़े बड़े जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी तो अगला जैसे मांगीलाल जी साहब खुद जुड़े हुए हैं, वही वेटरन है, वो और उनके दोस्त एक से एक हैं। उन लोगों से बात करेंगे तो ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। हम लोग तो जर्नलिस्ट लोग हैं। बहुत बहुत आभार। हमारा 3:15 बजे का जो स्पंदन कार्यक्रम है वह जारी रहेगा। सभी से मेरा निवेदन है कि 3:15 पर टीपीएफ स्पंदन को आप जरूर आप जुड़े उसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।